हाय गार्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 3 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेके सोच रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से उसके किराएदार थे, जो जेके को बताते हैं कि उनके पिता ने उसके घर को जुए के लिए गिरवी रख दिया है और अभी भी कुछ अमाउंट बाकी है, जिसको लेने के लिए लोन शार्क वाले उसके घर पर तोड़फोड़ करके गए हैं, जिसमें उसके पिता भी घायल हो गए हैं। उसे जल्द से जल्द वापस मुंबई आना होगा। इतना सुनकर जेके कहती है अपने किराएदारों से कि मैं अभी आ रही हूँ, और वो बस ट्रेन तुरंत पकड़कर मुंबई आ जाती है। घर वापस आकर देखती है तो चारों तरफ टूटा फूटा सामान बिखरा पड़ा है। उसके किराएदार भी लोन शार्क वाले से डर कर घर छोड़कर चले गए। वह अपने पिता को देखने के लिए कमरे में जाती है तो देखती है उसके पिता शराब पीकर बेड पर पड़े हैं। वह उन्हें उठाती है और कहती है, पापा आप कैसे हैं? आपको उन लोगों ने क्यों मारा? आपको कहीं लगी तो नहीं? ज़्यादा तो नहीं लगी है? चलिए मैं आपको अस्पताल लेकर जाती हूँ। जेके की आवाज़ सुनकर उसके पिता उठकर धीरे से बैठते हैं और उसे देखते कहते हैं, देख उन लोगों ने घर का क्या हाल किया है। वो किराएदार भी डर कर भाग गए हैं। जेके अपने पापा पर गुस्सा होते हुए कहती है, मैं क्या देखूं पापा, आप देखिए, कितनी बार कहा है आपसे शराब और जुए की लत को छोड़ दीजिए, लेकिन आप हैं ये कुछ सुनेंगे ही नहीं। अब मैं क्या करूं? इस घर को गिरवी रख दिया आपने। आप जानते हैं ना, इस घर के किराए के पैसे से ही मेरी कॉलेज की फीस जमा होती थी। अभी तो मुझे कोई जॉब भी नहीं मिली है, तो मैं सारा कर्जा कैसे चुकाऊंगी? अब हम लोग कहाँ रहेंगे? उसके पापा जेके को माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, बेटा मैंने सोचा था अगर मैं जुए में जीत जाऊंगा तो उस पैसे से आज तक मैंने जो भी कमाया है उसे वापस ले आऊंगा और तेरी शादी धूमधाम से करूंगा, लेकिन मैं सारे पैसे हार गया। मुझे माफ़ कर दे। जेके यह जानती थी कि उसके पापा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह उसके पापा थे तो वह उनसे बहुत प्यार करती थी और वह उन्हें रोता नहीं देख सकती है और उन्हें माफ़ कर देती है और उनसे कहती है, पापा आप यह बताइए हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो हमारा साथ देंगे। आपने उन लोगों से इतना कर्जा ले रखा है कि हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे बात करना छोड़ दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे? आपने कुछ सोचा है? लेकिन उसके पापा उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही बेहोश हो जाते हैं। उन्होंने इतनी शराब पी थी कि उन्हें अपना होश ही नहीं था। जेके उनकी हालत को देखकर मन ही मन रोने लगती है और सोचती है, जो जाना था वो चला गया, मेरी ही गलती है। माँ के जाने के बाद प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेनी चाहिए थी। इसके बाद पापा इसे बेच भी नहीं पाते, पर भरोसा करके इस घर को माँ के नाम पर ही छोड़ दिया और कानून से पापा ने लेकर इसे गिरवी रख दिया। मुझे कोई और जगह तलाश करनी होगी ताकि हम लोग अपना सर छुपा सके। जेके अपने न जाने कितने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है, लेकिन कोई भी उनका फ़ोन नहीं उठाया। सबको पता था कि उसका बाप इतना कर्जे में है कि वह उससे कुछ भी नहीं कर सकता। वह उसे चुका भी नहीं पाएगा, बल्कि उन लोगों का बोझ बनकर रह जाएंगे। जेके परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी अभी नौकरी भी नहीं लगी है कि वह नए घर के खर्च को अफोर्ड कर सके। तभी लोन शार्क वाले का फ़ोन आता है और वह लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द घर खाली कर दो, क्योंकि हमें इस घर को तोड़कर एक नई बिल्डिंग बनानी है। जेके उन लोगों की बात सुन रही थी
कुछ समय की मोहलत मांगती है, लेकिन वह लोग कुछ नहीं सुनते। वह लोग कल सुबह तक का समय देते हैं, वरना हम लोग आकर फिर से तोड़फोड़ करेंगे। अब जेके परेशान होकर रोते रोते अपनी माँ की फोटो के आगे बैठ जाती है और वहीं सो जाती है। सुबह जब उनकी आँख खुली तो 10 बज चुके थे और वह जल्दी जल्दी अपना बचा हुआ सामान पैक करने लगती है तो फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। जेके जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर लोन शार्क वाले खड़े थे। वह लोग जेके से कहते हैं, जल्दी सामान लेकर बाहर जाओ, वरना हम तुम्हारे सामान को उठाकर बाहर फेंकने लगेंगे। जेके उन लोगों से लड़ने लगती है और कहती है, कैसे लोग हो तुम, बिल्कुल भी समय नहीं दे सकते। हम कहाँ जाएंगे, हमें नहीं जाने का मौका तो दो, हमें कुछ इंतज़ाम करने का समय तो दो। तुम लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं है क्या? तुम्हारे घर में परिवार और बच्चे नहीं हैं? जेके की बातें सुनकर लोन शार्क वाले में जो मेन आदमी था वह जेके पर गुस्सा होने लगता और उसे बताता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या किया है? अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम अपने पिता से नफरत करोगी और उसका सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। जेके उनसे कहती है, मेरा सामान बाहर मत फेंको, हम चुपचाप चले जाएंगे। जेके उनसे कहती है, और मुझे पता है मेरे पिता ने क्या किया है। उन्होंने इस घर को गिरवी रख दिया है, बेचा तो नहीं। तुम लोग रुक जाओ। वह आदमी जेके को कुछ और भी बताने वाला था कि तभी उसके लोग सामान फेंक ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र जेके के बैग पर पड़ी हुई फोटो पर जाती है। वह आदमी उस फोटो को देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जेके के पिता बेड पर नशे की हालत में पड़े हैं और नशे में जेके से माफ़ी मांग रहे थे। मुझे माफ़ कर दो जेके, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जेके को ऐसा लगता था कि उसके पिता घर को गिरवी रखने के लिए उससे माफ़ी मांग रहे हैं। अब उसे मन में दया आने लगती है और वह मन ही मन अपने पिता को माफ़ कर देती है। तभी कुछ देर जेके अचानक ही बेहोश हो जाती है। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से इतनी सारी टेंशन, कमजोरी के मारे उसे चक्कर आने लगता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। इधर किम तेहोन कॉल आने से ऑफिस में जाता है, जहाँ पर वो एक नई लड़की को देखता है और पूछने पर उसे पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसने उस रात उसकी जान बचाई थी। ते उस लड़की के सामने 10 से 15 लॉकेट रख देता है और उसमें से किसी एक लॉकेट को पहचानने के लिए कहता है। वह लड़की सही लॉकेट को पहचान नहीं पाती। ते कुछ लड़कियों पर गुस्सा होते हुए कहता है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मुझे धोखा देने की सज़ा तुम जानती नहीं हो। वह लड़की इतना डर गई कि वहाँ से चली जाती है। ते मन ही मन सोचता है, न जाने कितनी ही लड़कियाँ आज तक मेरे सामने आई, लेकिन आज तक मुझे वह लड़की नहीं मिली। न जाने मुझे अभी कितना इंतज़ार करना होगा। इसके बाद ते जेमिन को फ़ोन करता है और उससे कहता है, मेरी ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करो, मैं आज ही मिस्टर जॉन से मिलना चाहता हूँ। किम ते अपने बिजनेस के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। इधर जेके घर से लोन शार्क वालों तोड़फोड़ कर रहे थे। जेके जब उन्हें तोड़फोड़ करने से मना करती, वह लोग जेके को कुछ बताना चाहते थे। अगले ही पल जेके जब होश आता है तो वह खुद को एक बड़े आलीशान बंगले में कैद पाती है। वह चारों तरफ इधर उधर देखती है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। जेके घूमते घूमते नीचे लॉन में आ जाती है। दोनों तरफ आलीशान सोफे, बड़े बड़े गुलदस्ते, बड़ी सीढ़ियाँ जो ऊपर कमरे की तरफ जाती हैं। इन्हीं के जरिए जेके नीचे की तरफ आई थी। वह चारों तरफ अपनी नज़र घुमाती है। इतना आलीशान बंगला उसने सिर्फ अपने सपनों में ही देखा था।
और किसी बड़ी फिल्म में सफ़ेद संगमरमर की दीवार बनी हुई थी। आलीशान हवेली किसी सिंड्रेला की कहानी की तरह लग रही थी। तभी वहाँ किसी के कदमों की आवाज़ आती है। जेके उन कदमों की आवाज़ को सुनकर वापस ऊपर उसी जगह चली जाती है जहाँ से वो आई थी। वह कदम की आवाज़ धीरे धीरे उसके नज़दीक आते हैं। तभी एक आवाज़ जेके उठकर खड़ी हो जाती है। वह आवाज़ जेके से पूछती है, तुम्हें होश आ गया? तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे लिए नाश्ता बाहर टेबल पर रखा हुआ है, आकर खा लो। जेके उस आवाज़ का पीछा करते हुए आती है। उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह पुकार कर कहती है, कौन हो तुम? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और मुझे यहाँ बंदी बनाकर क्यों रखा है? मेरे पापा कहाँ हैं? वह आवाज़ जेके से कहती है, माफ़ करना है, इसका जवाब हम तुम्हें नहीं दे सकते जब तक हमें इजाज़त नहीं मिल जाती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान तुम तक पहुँच जाएगा। जेके इस बात पर ध्यान देते हुए कहती है, जब तक तुम लोगों को इजाज़त नहीं मिल जाती, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम लोगों ने किसी के कहने पर मुझे किडनैप किया है? तुम्हारा बॉस कौन है और मुझसे क्या चाहता है? देखो, अगर तुम लोगों ने फिरौती के लिए मुझे किडनैप किया है तो मैं तुम लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, न पास में प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ है। एक घर था जिसे मेरे पापा ने गिरवी रख दिया। अब तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। तुम लोग मुझे जाने दो। लेकिन वह आवाज़ जेके से बात का कोई जवाब नहीं देती। जेके बहुत देर तक उसे जवाब का इंतज़ार करती है। जब तक कोई जवाब नहीं मिलता तो वह खाना खाने से इनकार कर देती है। फिर भी वह आवाज़ जेके को कोई जवाब नहीं देती। अब तक जेके को बहुत ज़ोर से भूख लग चुकी थी। वह जानती थी अगर वह खाना नहीं खाएगी तो वह और कमज़ोर पड़ जाएगी और उसे यहाँ से निकलने के लिए ताकत की ज़रूरत है। इसलिए वह खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद जेके सोचती है कि उसे यहाँ पर कैद क्यों किया गया है और किसने किया है। वह तो किसी को जानती भी नहीं है। क्या पापा द्वारा लिए गए लोन न देने पर उस शख्स ने उसे किडनैप किया है? फिर वह अपने दिमाग पर जोर डालती है। बेहोश होने से पहले उसके आसपास कौन था? उसे याद आता है कि लोन शार्क वाले वह झगड़ा कर रही थी कि उसे घर में तोड़फोड़ न की जाए। उसके बाद वह बेहोश हो गई और उसकी आँख खुली तो वह यहाँ आई थी। इसका मतलब उन्हीं लोगों ने मुझे किडनैप किया है, क्योंकि उन लोगों ने तो मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। तो मुझे किडनैप करने की क्या वजह हो सकती है? यह लोग मुझे इस बारे में बताने वाले नहीं। मुझे इस बारे में पापा से पूछना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद जेके वहाँ देखने लगती है। वहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में वह खिड़की के सहारे लंबी सी रस्सी बांधकर नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे चक्कर आने लगता है, क्योंकि घर काफ़ी ऊंचा और बड़ा था। जेके इस वक्त जिस जगह पर खड़ी थी वह लगभग 16 माले पर था, यानी कि जेके यहाँ से निकलना ही मुश्किल है। वह मन ही मन सोचती अब वह यहाँ से कैसे निकलेगी। बस भागने के लिए बहुत से रास्ते ढूंढती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। वह भागकर नीचे आती है, इधर उधर से भागने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र रसोई घर पर जाती है, लेकिन तभी के गार्ड जेके को भागते हुए देख लेते हैं और वह उसे पकड़ लेते हैं। वह जेके से कहते हैं, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ आसपास चारों तरफ हथियार लेकर पहरा दे रहे गार्ड्स हैं। अगर उन्हें तुम पर जरा भी शक हुआ तो वह लोग तुम्हें 1 मिनट में ही गोलियों से भून देंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम अंदर ही रहो और ऑर्डर का वेट करो। जेके यह सुनकर चौंक जाती है कि और पूछती है, अगली ऑर्डर कैसा होता है? यह कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट है?
जो मैं वेटर हूँ और सारे ऑर्डर पूरे करूँगी। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। तुम लोगों ने मुझे पकड़ कर क्यों रखा है, मुझे बताओ। वह लोग जेके को कोई जवाब नहीं देते हैं और उसे पकड़ कर अंदर ले जाते हैं। कुछ ही देर में जिमिन को वो लोग कॉल करते हैं और सब बता देते हैं। सर, आदमी ने जुए में अपना घर और अपनी बेटी दोनों को ही दांव पर लगाया था, जो कि वह हार चुका है। हमने प्रॉपर्टी पर तो कब्जा कर लिया है, लेकिन इस लड़की का क्या करेंगे, ज़्यादा ही बोल रही है, इसलिए हम इसे भी अपने साथ लेकर आए हैं। अब इसका क्या करना है। जिमिन उन लोगों से पूछता है उस लड़की को कहाँ रखा है। वह लोग बताते हैं उस लड़की को हमने ब्लैक डेविल सर के फार्म हाउस पर रखा है। वह लड़की बहुत चिल्ला रही है और भागने की कोशिश भी कर रही है। उसके साथ क्या करना है, हमें ऑर्डर दीजिए। जिमिन सबसे कहता है उस लड़की को वहीं रखो, अभी मैं सर से बात करके तुम लोगों को बताता हूँ। तो 11वीं इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और अब देखते हैं जेके के साथ दे क्या करता है, और उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना होगा। तो आप लोग करिए, नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड कर दूँगी। और आदमी जल्दी जल्दी बढ़िया से कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इस स्टोरी को लिख रही हूँ और इतना बड़ी बड़ी पार्ट दे रही हूँ, मतलब इतना बड़ा बड़ा पार्ट दे रही हूँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि जितने लोग देखें कमेंट करके बताएं कि स्टोरी अच्छी है या फिर नहीं। बाय अरमिस।